बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स का आखिरी क्लास करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग वायंसी अपथ्रस्ट पर कुछ सवाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखिए। ए क्यूब ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर a cube of wood floating in water support a 200 gram mass at the center of 200 gram mass at the center of its top face. Support a 200 gram mass at the center of its top face. Full stop के बाद when the mass is removed the mass rises comma the cube rises by 2 centimeter. Find volume of cube. राइट। तो सवाल पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि बताइए क्यूब जो है वो वाटर में ऐसे फ्लोट कर रहा है। तो मान लीजिए ऐसे फ्लोट कर रहा था, ये कोई क्यूब था ऐसे। इसकी जो डायमेंशन है वो हर डायमेंशन बराबर है, तभी तो इसे क्यूब कहा जा रहा है ऐसे। तो मान लो वो ऐसे तैर रहा था, यहां तक डूब करके ऐसे तैर रहा था ऐसे। लेकिन ये तब की बात है जब इसके ऊपर हमने यहां पर एक एम मास, और वो एम मास दिया गया 200 ग्राम रखा हुआ है। कह रहा जब इसको हटाया तो ये जो क्यूब है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर राइज कर गया। तो देखो इस क्यूब की अगर हम साइड लेंथ ए मान लें, इस क्यूब का, तो बताइए हमने जैसे ही इसको हटाया तो देखना जरा, ये कुछ पिक्चर ऐसा हो गया। अब ये जो क्यूब है वो बताइए 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। यानी बताओ पहले ये जितना डूबा था, अब ये क्यूब उससे 2 सेंटीमीटर बताइए कम डूबने वाला है ऐसे। तो अब ये जो वाटर लेवल है वो यहां आ गया ऐसे ऐसे। यानी यहां से ये लेवल 2 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूब है बताइए वो ऊपर निकल गया, कितना? 2 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। तो बताओ इस कंडीशन में अब ये फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो 2 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग इस क्यूब का जो वॉल्यूम था, इतना वॉल्यूम जो यहां डूबा हुआ था, उसके डूबने की वजह से जो वायंसी आया होगा, उस वायंसी ने इस बताओ वेट को, mg को बैलेंस करा होगा। बहुत बढ़िया, समझिए जरा क्या मतलब था। यार बताओ जरा, हम इस क्यूब में मास माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझिए। इसका जो mg है, किसका mg? इस जो बॉल जो 200 ग्राम है उसका जो mg है, उसको बैलेंस करने के लिए जो वायंसी आया होगा वो इतने वॉल्यूम की वजह से आया होगा। कितना वॉल्यूम रहा होगा क्यूब का? तो बेस एरिया रहा होगा a इंटू ए, और हाइट रही होगी 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, यानी 2 सेंटीमीटर हाइट के जैसे हम इसमें 200 ग्राम मास रखते, तो ये बताओ इतना डूब जाता। और इतना अगर डूब जाता तो इसका मतलब इतने डूबने की वजह से जो एक्स्ट्रा वायंसी आता, वो एक्स्ट्रा वायंसी उस एक्स्ट्रा mg को बैलेंस करता। तो मैं लिखने चला, देखिए कि जो एक्स्ट्रा वायंसी आया होगा 2 सेंटीमीटर के डूबने से, उसने बताओ उस ब्लॉक के mg को बैलेंस किया होगा जो हमने इसके ऊपर रखा है। ये क्यूब का मास नहीं है, ये वो मास है जो क्यूब के ऊपर हमने रखा है। तो बताओ एक्स्ट्रा वायंसी कितने डूबने की वजह से? 2 सेंटीमीटर हाइट क्यूब के डूबने की वजह से। तो ये होगा डेंसिटी लिक्विड का, वॉल्यूम डूबा हुआ, इंटू जी बराबर mg। तो ध्यान दो, यहां पर मास अगर हम ग्राम में ही रख दें, देखिए ये जी कट गया, मास अगर हम ग्राम में रखें तो ये डेंसिटी हम लोग ग्राम पर सीसी में रखेंगे, तो ये हम सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे। ध्यान देना, अगर हम ये सेंटीमीटर क्यूब में रखें, ये ग्राम पर सीसी में रखें,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये ग्राम में आएगा। तो बताओ वाटर की डेंसिटी 1 होती है ग्राम पर सीसी में। वॉल्यूम समझ, तो बताओ इट इज 2 सेंटीमीटर के लिए, तो बताओ जो बेस है, ये बेस एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और यही बराबर हो गया 200 के। तो ए स्क्वायर बराबर बेटा हो गया 100 और ए आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत अच्छे समझ लो, हमने यहां पर ग्राम पर सीसी में रख दिया। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर हम यहां केजी में रखते तो हमें ये फिर केजी पर मीटर क्यूब में, और ये वॉल्यूम फिर मीटर क्यूब में रखना पड़ता, लेकिन हमें पता है ये ग्राम में है तो हमने इसे सेंटीमीटर क्यूब में रखा और इसे हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखा। तो आंसर आ गया, उस क्यूब का साइड लेंथ रहा होगा 10 सेंटीमीटर, राइट। हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बताओ साइड लेंथ आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहा होगा ए क्यूब, तो ये 10 की पावर 3 और ये होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखें, ए सॉलिड बॉडी, क्वेश्चन लिखिए, ए सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर, ए सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर has 1/6 of volume, 1/6 of volume above surface, 1/6 वॉल्यूम above surface। कह रहे हैं कोई बॉडी, सॉलिड बॉडी वाटर में फ्लोट कर रहा, तैर रहा है, जिसमें से 1/6 वॉल्यूम सरफेस के बाहर है। तो बताओ डूबा हुआ कितना है, 5/6, डूबा हुआ हो गया 5/6 और बाहर है 1/6, ठीक है, बाहर है 1/6, डूबा हुआ हो गया 5/6। फुल स्टॉप वाले लिखें, व्हाट फ्रैक्शन of its volume, what fraction of its volume will project upward, what fraction of its volume will project upward if it float in a liquid, of specific gravity, if it float in a liquid of specific gravity 1.2, specific gravity 1.2। तो कह रहे हैं कि जब वही बॉडी एक ऐसे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसका डेंसिटी 1.2 है, 1.2 ग्राम पर सीसी है, तो बताओ जरा क्या बोल रहे हैं कि अब बताइए उसका कितना पार्ट लिक्विड के बाहर होगा। तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है ये सवाल। हमें बोल रहे हैं कोई बॉडी पहले वाटर में, ये मान लीजिए वाटर है, और ये बताओ ऐसे तैर रहा है, बताओ 1/6 पार्ट बाहर है, तो बताओ डूबा कितना है, ये डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बताओ 5/6 टोटल वॉल्यूम डूबा है और 1/6 यानी b/6 बाहर है, और ये हमारा कोई बॉडी, इसका मास मान लो m है। अगर ये ऐसे तैर रहा है तो बताओ नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा बायंसी, और अगर ये फ्लोटिंग कंडीशन में है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो मैं बोलूंगा कि बायंसी ने mg को बैलेंस कर रखा है, बायंसी ने mg को बैलेंस कर रखा है। बायंसी होगा डेंसिटी वाटर का, वॉल्यूम डूबा हुआ 5/6b इंटू जी बराबर mg, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने उसी बॉडी को दूसरे लिक्विड में फ्लोट कराया, लेकिन अब जो लिक्विड है बेटा उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी,
और कह रहे हैं कि अब बताओ उसका कितना पार्ट बाहर होगा, कितना फ्रैक्शन बाहर होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम समर्ज्ड पार्ट निकाल ले रहे हैं। मान लो ये वॉल्यूम डूबा है, ये हम निकाल ले रहे हैं, तो बताओ बाहर वाला अपने आप निकल आएगा। तो जो बाहर होगा वो कितना होगा, वो होगा टोटल वॉल्यूम में से समर्ज्ड वॉल्यूम, ये बाहर आ जाएगा। यही हमें निकालना कि कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है। तो बताओ इस कंडीशन में नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नया बाइंसी, और ये भी बताओ अभी भी तैर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो, इक्विलिब्रियम। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे कि वाइंसी ने mg को बैलेंस कर रखा है, वाइंसी ने mg को बैलेंस कर रखा है। तो वाइंसी बताओ कितना होगा, ये वाइंसी। तो डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी बराबर mg। तो ये देखो बेटा 1.2 और वॉल्यूम समर्ज्ड यहां से निकल आएगा इनटू जी बराबर mg। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में ये mg और इक्वेशन 2 में ये mg, बताओ अलग अलग है कि सेम है? तो आप कहेंगे सेम है। तो यहां देखो वाटर की डेंसिटी 5/6 bg, 1.2 वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी। तो बताओ यहां से जी कट गया, वाटर की डेंसिटी 1 है, तो इसको देखो मैं 1 लिख दे रहा हूं। तो ये बताओ यहां पर जरा देखिए, इसको मैं इधर ले जाए, तो या तो 5/6 भी, इसको लगो 12/10, 6/5, ये 1.2 12/10 6/5, और ये हुआ वॉल्यूम समर्ज्ड। तो वॉल्यूम समर्ज्ड डूबा हुआ 25/36 टोटल वॉल्यूम का इतना डूबा है। तो बताओ आउटसाइड कितना है, बाहर। तो ये पूछा हमसे आउटसाइड, तो आउटसाइड होगा टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम 25V/36 बाहर करो, तो आंसर हो जाएगा 11V/36, इतना वॉल्यूम बाहर होगा। तो बताओ फ्रैक्शन की बात करें तो आंसर हो जाएगा 11/36, फ्रैक्शन पूछा है तो आंसर होगा 11/36 आउटसाइड। नोट करो बेटा। ये तो समझ गए ना 1.2 को 6/5 कैसे लिखा। अरे भाई 1.2 को 12/10 लिख लो, 6/5 लिख दो, एकदम आसान। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला सवाल लिखेंगे। इसे रब कर दिया जाए। देखिए भाई अगला सवाल लिखें, ए पीस ऑफ प्योर गोल्ड, ए पीस ऑफ प्योर गोल्ड, ए पीस ऑफ प्योर गोल्ड, ब्रैकेट में डेंसिटी लिख लो गोल्ड की। ए पीस ऑफ प्योर गोल्ड, डेंसिटी लिख लीजिए 19.3 ग्राम पर सीसी, 19.3 ग्राम पर सीसी, ब्रैकेट बंद कर दें। इज सस्पेक्टेड टू बी हॉलो, इज सस्पेक्टेड टू बी हॉलो फ्रॉम इनसाइड, is suspected to be hollow from inside, suspected to be hollow from inside। फुल स्टॉप में लिखे its weight, its weight, its weight 38.25 gram in air, 38.25 gram in air and 33.865 gram in water, and 33.865 gram in water। ओके फुल स्टॉप वाले लिखें कैलकुलेट
calculate volume of hollow portion of gold. Calculate volume of hollow portion of gold. Calculate volume of hollow portion of gold. तो बताइए एक प्योर गोल्ड का पीस है, यह संभावना है कि वो अंदर से खोखला है, यानी मास बाहर बाहर है, अंदर वो हॉलो है। तो कह रहे हैं उसमें कितना पार्ट हॉलो होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले एक बात बताइए हमको जरा, सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ये वो वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, ये टोटल वॉल्यूम नहीं निकल रहा है। ध्यान देना, समझना जरा मैं क्या बता रहा हूं। मान लो ये वो गोल्ड का कोई हमारा प्योर गोल्ड का कोई भी हॉलो स्फीयर है, ऐसे समझिए ये है, चलो ठीक। ये अंदर देखो हॉलो है, ये केवल इतने में ये गोल्ड है, बाहर बाहर ऐसे गोल्ड है ऐसे, और पूरा अंदर खाली खोखला है। हमें ये हॉलो वॉल्यूम निकालना है। तो देखो अगर हम मास अपॉन डेंसिटी लिखें तो बताओ यहां से जो वॉल्यूम निकलेगा ये वो वॉल्यूम निकलेगा जिसमें मास भरा हुआ है। मास अपॉन डेंसिटी से जो वॉल्यूम निकलता है वो वॉल्यूम निकलेगा जिसमें मास पैक्ड है, वॉल्यूम्ड पैक्ड बाई मास। ये वो वॉल्यूम है जो पैक्ड है किसके द्वारा, मास के द्वारा, जिसमें मास भरा हुआ है। तो मास अपॉन डेंसिटी वो वॉल्यूम निकल के आता है जिस वॉल्यूम के अंदर मास है। तो बताओ मास हमारा 38.25 ग्राम है और डेंसिटी इसकी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ग्राम कट जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.982 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा, चाहो तो कैलकुलेट कर लो। ये वो वॉल्यूम आ गया गोल्ड का जिसमें ये मास भरा हुआ है, ये वाला वॉल्यूम आ गया, ये वाला पूरा नहीं आया अभी, हमें हॉलो निकालना। तो क्या करेंगे अब हम पहले निकालेंगे पूरा वॉल्यूम, और पूरे वॉल्यूम में से वो वॉल्यूम माइनस कर देंगे जिसमें मास है। तो बताओ खोखला वाला वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, हॉलो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही मैं करने जा रहा हूं। तो अब हमने क्या किया, हमने इसी को जब किसी वाटर में हमने इसका वेट मेजर किया, तो वेट देखो हम कैसे मेजर करते हैं। यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसमें ऐसे नीडल्स होगी, ये स्केल होगा ऐसे, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस, और हमने इसको ऐसे इस पे डुबो करके वेट नापने जा रहे हैं। तो देखो होगा क्या, जो kx होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा yc, और इधर ऊपर आ रहा होगा kx, और यही kx होगा हमारा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। तो देखो हम लोग kx प्लस yc मिलकर के mg को रोक रहे हैं। तो इस kx को हम लोग बोलते हैं mg माइनस yc, और इसी kx को हम लोग w डैश बोलने लगते हैं। ये w एक्चुअल वेट है माइनस yc। तो देखिए जरा, इस w डैश को हम लोग बोलने लगते हैं अपरेंट वेट, इसी को बोलते हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट मतलब है उस बॉडी को जब हम किसी लिक्विड में डुबो करके वेट रीड करते हैं तो हमको रीडिंग अपरेंट रीडिंग मिलती है, एक्चुअल नहीं मिलती है। तो अपरेंट वेट क्या होता है, ये एक्चुअल वेट है जो कि वेट इन एयर है, उसमें से yc को हम माइनस करेंगे, उसमें से yc को माइनस करा जाएगा। तो बताइएगा जरा, अगर हम उसमें से yc को माइनस करें तो ये देखो बेटा yc फोर्स लिखा है, yc फोर्स, ये है yc फोर्स। तो अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट जो कि वेट इन एयर माइनस yc। और बताओ ये सवाल में दिया गया 33.865। तो मैं करने चला, ध्यान दो, तो मैं करने जा रहा इक्वेशन बनाने, ध्यान दीजिए। तो W अपरेंट बराबर W इन एयर माइनस yc, यही तो आएगा। तो W अपरेंट बताओ कितना है, 33.865, ये है मास, इनटू जी ये हो गया वेट, और W एयर में 38.25 इंटू जी माइनस
वाइंसी बताओ बेटा क्या होता था, तो डेंसिटी वाटर का, लिक्विड का, वॉल्यूम डूबा हुआ, बताओ ये पूरा डूबा है तो वॉल्यूम डूबा हुआ, वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी, पूरे से देखो जी कट गया, तो बताओ डेंसिटी वाटर इनटू वॉल्यूम समर्ज्ड बराबर 38.25 माइनस 33.86। जरा देखो ये डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी और ये वॉल्यूम समर्ज्ड हो गया टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम समर्ज पूरा डूबा है, पूरा डूबने का मतलब चाहे हॉलो चाहे वो जिसमें मास है, पूरा वॉल्यूम। और ये वैल्यू बताओ निकल के आ रही है 4.38। तो बताओ यही हमारा वॉल्यूम टोटल आ गया 4.38 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ बेटे टोटल वॉल्यूम आ गया जो कि पूरा डूबा हुआ वॉल्यूम था, और ये वो वॉल्यूम है जिसमें मास भरा हुआ है। तो बताओ खोखला वॉल्यूम क्या होगा, टोटल में से ये पूरा टोटल वॉल्यूम आ गया निकल के स्फीयर का, उसमें से ये वाला वॉल्यूम मैं हटाने जा रहा हूं जिसमें मास है, तो बताओ जो खोखला वॉल्यूम है, हॉलो वॉल्यूम है, वो निकल आएगा। तो मैं यहां लिखने चला, यहां लिखने जा रहा हूं या इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमको वॉल्यूम हॉलो पूछा है, तो जो हॉलो वॉल्यूम होगा वो टोटल में से वो वॉल्यूम घटाओ जिसमें मास है, तो बताओ बराबर टोटल वॉल्यूम था 4.38 माइनस और ये था 1.98। तो ये बताइए जो आंसर आएगा निकल के 2.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हॉलो वॉल्यूम आ गया। ये हमारा हॉलो वॉल्यूम आ गया। आई थिंक क्लियर, नोट करो बेटा। नोट करिए। हमने क्या करा है, हमने टोटल वॉल्यूम निकाला, टोटल वॉल्यूम होगा डूबा हुआ वॉल्यूम, और हमने वो वॉल्यूम निकाला जिसमें मास भरा हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम में से मास वाला वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो हॉलो वाला वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। राइट, हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट। हटा दें इसको। देखिए भाई, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट, अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझिए जरा। हालांकि मैंने अभी अभी आपको बताया है, फिर से एक बार समझेंगे। ये एक स्प्रिंग बैलेंस, और इस स्प्रिंग बैलेंस में एक स्केल होता है, और हम वहां पर एक रॉक पीस को, ये मान लो वो स्प्रिंग बैलेंस, ये स्केल है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक रॉक पीस है ऐसे, मतलब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये कोई रॉक पीस है, इसमें वॉल्यूम है, और ये स्केल ऐसे आ रहा है ऐसे।
अभी हम इसको हवा में ऐसे लटका करके वेट मेजर कर रहे हैं, तो देखो नीचे mg होगा और यहां आ रहा होगा kx, और ये kx इसके mg को बैलेंस करेगा, और यही kx इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। तो बताओ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस यहां पर kx यही mg होगा, या इसे हम लोग w बोल दे रहे हैं, W1 बोल दे रहे हैं, जो कि वास्तव में एक्चुअल वेट है, जो कि एक्चुअल वेट है, या W बोल दे रहे हैं, चलो W, ये हमारा एक्चुअल वेट है। कोई दिक्कत? आप ध्यान देना, अगर हम आपसे कहें ऐसे, मान लीजिए दूसरा काम एक करते हैं, कंटेनर है जिसकी वर्टिकल साइड वॉल है, ध्यान देना वर्टिकल साइड वॉल है, इसमें हमने एक लिक्विड ऐसे भर रखा है, ऐसे, और इसको हमने यहां पर एक वेट मशीन के ऊपर रखा है, ये वेट मशीन है, ये बेटा वेट मशीन है। याद करो वेट मशीन क्या रीड करता था, नॉर्मल रिएक्शन। तो सुनना, यहां का जो नॉर्मल होगा, यहां का नॉर्मल, ये लिक्विड इस कंटेनर को जितने फोर्स से दबा रहा होगा, फोर्स ऑन बॉटम, याद करिए फोर्स ऑन बॉटम यही नॉर्मल होगा, और यही हमारे वेट मशीन की रीडिंग होगी, इसे हमने W2 बोल दिया, रीडिंग ऑफ वेट मशीन। और ये बताओ, याद करो कल हमने आर्टिकल कराया था, अगर कंटेनर का साइड वॉल वर्टिकल है तो बताइए जो अंदर लिक्विड का mg है वही यहां पर वेट होगा, वही यहां पर फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑन बॉटम इन केस ऑफ वर्टिकल साइड वॉल कंटेनर, हम बोलते थे जो फोर्स ऑन बॉटम है वो वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर बराबर होता था। तो ये बताओ जो W2 है, ये वास्तव में ये जो mg होगा इसका जो लिक्विड है, जो कि वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर बराबर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यानी इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग W1 आई और इस वेट मशीन की रीडिंग W2 आई। W1 इस रॉक का mg है, W2 इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है उसका mg है। कंटेनर में हम कोई मास नहीं मान रहे हैं, मासलेस मान रहे हैं, ठीक है। अब आइए जरा, अब हमने क्या किया, इस रॉक पीस को इस लिक्विड में डुबो करके स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग लेना शुरू करा। समझिएगा जरा, अब हमने क्या करा, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस था, ऐसे। अब हमारा ये नीडल ऐसे हो गया मान लो, और ये हमारा रॉक पीस था, और इस रॉक पीस को अब हम किसी कंटेनर में डुबो करके ऐसे वेट मेजर कर रहे हैं। समझना जरा, अब क्या होगा, अब पता क्या होगा, इस रॉक पीस को जैसे ही हमने डुबोया तो इस रॉक ने लिक्विड को नीचे की तरफ, देखना ऐसे दबाया होगा, कितने से, वाइनसी से, तो इस लिक्विड ने रॉक पर ऊपर की तरफ दिया होगा वाइनसी, ऐसे। अच्छे समझ लीजिए, ये जो वाइनसी है ये वाई रॉक ऑन लिक्विड, वाई बॉडी ऑन लिक्विड है, और ये वाला वाइनसी वाई लिक्विड ऑन रॉक। अरे यार, ये तो वही बात हो गई, एक ब्लॉक को अगर हम किसी टेबल पे रखते थे तो ये टेबल इसको n से दबाता था, तो टेबल भी इसको n का रिएक्शन देता था। वैसे इस रॉक ने इस लिक्विड को वाइनसी से दबाया तो लिक्विड ने रॉक पर ऊपर वाइनसी रिएक्शन दिया। तो ये है हमारा एक्शन और ये है हमारा रिएक्शन। अब हमको, और यहां देखो एक वेट मशीन नीचे लगी हुई है ऑलरेडी, हमको फिर से इस स्प्रिंग बैलेंस और इस वेट मशीन की रीडिंग को समझना है, राइट। तो एक एक करके समझते हैं। अब ये फोटो आ गया, अब हम एक एक करके इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग और इस वेट मशीन की रीडिंग को समझने जा रहे हैं। तो पहले हमने स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को समझा, ऐसे। ये हमारा रॉक पीस है,
बताओ बेटा नीचे क्या आ रहा होगा, mg, किसका mg, रॉक का। ऊपर क्या आ रहा है, वाइंसी, और ऊपर ही आ रहा है के एक्स डैश, और ये बताओ इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या बोलेंगे, के एक्स डैश प्लस वाइंसी ने मिलकर के mg को रोका। तो के एक्स डैश को हमने नाम दिया W1 डैश, ये हो गया mg, mg हमारा W1 था माइनस वाइंसी। तो देख लो के एक्स डैश को हमने कहा W1 डैश, ये हो गया W1, mg को W1 हम पहले ही कह चुके हैं, तो W1 माइनस वाइंसी, तो W1 डैश इसी का नाम है अपरेंट वेट, अपरेंट वेट या फिर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग जो कि एक्चुअल से कुछ कम आ रहा है, रीडिंग डिक्रीजेस। बताओ पहले स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग W1 mg के बराबर थी, अब जो रीडिंग आ रही है W1 डैश वो W1 माइनस वाइंसी आ रही है। तो बताओ अपरेंट वेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमको जो रीडिंग मिली वो एक्चुअल से कुछ कम मिली है, एक्चुअल नहीं मिली है, राइट। तो बताओ इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पहले से कुछ कम हो गई, तो ये नीडल ऐसे हो गया। पहले देखो यहां था नीडल, घूम के ऊपर चला गया, रीडिंग कम हो गई। जरा इस कंटेनर से पूछो, ये कंटेनर, ये जो वेट मशीन है, इससे पूछा हमने कि बताओ वेट मशीन की रीडिंग का क्या होगा। तो देखना भाई ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर एक तो जो इसका वेट था W2 वो तो है ही है, ऊपर से एक फोर्स और आ रहा है वाइंसी। तो बताओ इस वेट मशीन की जो रीडिंग होगी, नई रीडिंग, तो उस रीडिंग को अगर मैं W2 डैश बोल दूं, इस वेट मशीन की रीडिंग वो होगी W, यानी यहां से अब जो नॉर्मल आएगा, वेट मशीन की जो रीडिंग आएगी वो W2 प्लस वाइंसी को बैलेंस करेगा। तो बताओ W2 लिक्विड का वेट प्लस वाइंसी, तो बताओ वेट मशीन की रीडिंग इंक्रीज कर गई। मैं यहां लिख दे रहा हूं रीडिंग ऑफ वेट मशीन, रीडिंग ऑफ वेट मशीन इंक्रीजेस। तो बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वाइंसी से कम हो गई और वेट मशीन की रीडिंग वाइंसी से बढ़ गई। तो अगर हम बात करें कि बताइए इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग घट जा रहा है और इस वेट मशीन का रीडिंग बढ़ जा रहा है, लेकिन अगर बात करें सम ऑफ बोथ रीडिंग्स, तो देखो भाई अगर बात करें सम ऑफ बोथ रीडिंग, तो बताओ W1 डैश प्लस W2 डैश अगर करा जाए सम ऑफ बोथ रीडिंग, यहां लिखने जा रहा हूं देखिएगा। तो जब हम डुबो करके मेजर कर रहे हैं तो इसकी रीडिंग घट गई, कितनी घट गई, पुरानी वाली रीडिंग W1 माइनस वाइंसी हो गई, और इसकी रीडिंग बताओ वेट मशीन की रीडिंग W2 प्लस वाइंसी हो गई। और अगर हम बात करें सम ऑफ बोथ रीडिंग, सम ऑफ बोथ रीडिंग्स, तो बताओ जरा सम ऑफ बोथ रीडिंग्स हो जाएगा W1 डैश प्लस W2 डैश। तो बताओ ये है W1 माइनस वाइंसी और ये है W2 प्लस वाइंसी, तो ये देखो कैंसिल। तो बताइए सम ऑफ बोथ रीडिंग W1 प्लस W2, बताओ पहले कितना सम था, इसकी रीडिंग W1 थी, इसकी रीडिंग W2 थी, तो दोनों का सम पहले भी W1 प्लस W2 था और बाद में भी सम ऑफ बोथ रीडिंग W1 प्लस W2 है। इसका मतलब सम ऑफ बोथ रीडिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। तो दोनों की रीडिंग का सम बताओ कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग घट गई और नीचे वेट मशीन का रीडिंग बढ़ गया, लेकिन दोनों का सम जो था वो W1 प्लस W2 के बराबर ही आया। हमारा नया W1 डैश प्लस W2 डैश, नोट करिए। हो गया, कोई डाउट इसमें? अब जरा समझते हैं आगे।
ध्यान दो बेटा, हम आपसे ऐसे कहें कि एक कंटेनर में, ये सवाल जेईई मेंस में आया था, ऐसे यहां हमने सीलिंग से एक रस्सी के थ्रू एक सिलिंड्रिकल मास एम मास, जिसमें से हमने एक हेवी स्फेरिकल कैविटी, ऐसे ये हेवी स्फेरिकल कैविटी हमने से काट लिया ऐसे। तो ये देखो आधा स्फीयर हमने काटा है इसमें से, इसकी रेडियस ये r है और इसकी हाइट s थी, और ये जो बचा हुआ मास है ये m मास है, इतना इतना, ये हमने कैविटी बना दिया। और ये बताओ सिलेंडर इस वाटर में, लिक्विड है वाटर, ये लिक्विड है वाटर, इसमें ये ऐसे लटका हुआ है। अगर बताओ ये लटका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, हमारा सवाल है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, हमें इस रस्सी में टेंशन बताना है। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, बॉडी किसी भी शेप की हो फर्क नहीं पड़ता, बॉडी किसी भी शेप की हो फर्क नहीं पड़ता, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा yc, और ऊपर ही लग रहा है रस्सी में टेंशन, तो ऐसे टेंशन। और ये बताओ हवा में ऐसे लटका हुआ है लिक्विड में डूब करके, ठीक। तो मैं तुमसे कहूं टेंशन कितना होगा, तो टेंशन प्लस yc ने मिलकर के mg को बैलेंस किया होगा। तो बताओ टेंशन की वैल्यू आएगी mg माइनस yc होगा डेंसिटी, एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं, ये होगा mg माइनस डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू g। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंसिटी वाटर रो डब्ल्यू, वॉल्यूम समर्ज्ड कितना लिखेंगे, तो सोचो जरा, वॉल्यूम समर्ज्ड हमको ये वॉल्यूम लिखना है, ये वॉल्यूम डूबा हुआ वॉल्यूम, तो ये तो खाली है ना, यहाँ पे ये तो हॉलो हो गया है, यहाँ से काट लिया गया है। तो वॉल्यूम समर्ज्ड जो है बताओ भाई वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से 2/3 पाई आर क्यूब, आधे स्फीयर का वॉल्यूम, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू जी, ये आएगा। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से हमने बताओ 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, आधा स्फीयर का वॉल्यूम ये हटा दिया, तो बताओ इतना ही तो वॉल्यूम बचा ही हमारा। आई थिंक क्लियर, नोट करें। हमसे ऑब्जेक्टिव में वो ऐसे भी सवाल कर लेते हैं कि मान लीजिए आइस वाटर में नेचुरल फ्लोटिंग कंडीशन में, क्वेश्चन समझ लीजिए, आइस जो है वाटर में नेचुरल फ्लोटिंग कंडीशन में है और पूरी आइस मेल्ट कर जाए, तो कहते हैं बताओ वाटर लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा। सवाल करते हैं वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा इफ होल आइस इज मेल्टेड इन नेचुरल फ्लोटिंग कंडीशन। तो याद करो कल हमने एक बात पढ़ाई थी आपको कि जब भी आइस वाटर में नेचुरली फ्लोट करेगा तो उसका 90% पार्ट डूबा होगा और 10% पार्ट बाहर होगा, पढ़ाया था। तो चलिए करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम करने जा रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कोई भी आइस का ब्लॉक वाटर में, ये मान लो आइस ब्लॉक है, ऐसे तैर रहा है, तो हालांकि हम कल बता चुके हैं आपको ऑलरेडी कि आइस जब भी वाटर में तैरेगा, ये रो आइस और ये रो वाटर, कल हमने बताया था, तो 90% पार्ट डूब करके, क्यों, क्योंकि आइस की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी या 900 केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी या 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है।
ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये आइस इस कंडीशन में तैर रहा है तो नीचे इसका mg, ऊपर वाइंसी, और ये पहले हम निकालने जा रहे हैं समर्ज्ड वॉल्यूम, और ये इसका टोटल वॉल्यूम है V मान लो। टोटल वॉल्यूम V है, हमें पता करना कितना डूबा है। हालांकि आंसर पता है कि डूबा हुआ 90% होगा, 0.9 V होगा, कल बताया था लेकिन फिर कर ले रहे हैं एक बार। तो हम कहेंगे वाइंसी ने mg को बैलेंस कर रखा है, क्योंकि ये तैर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो वाइंसी बैलेंस करा mg को, डेंसिटी वाटर का वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू g, ये मास को आइस का मास है तो डेंसिटी आइस की, टोटल वॉल्यूम आइस का इनटू जी घटा इसको 1 ग्राम पर सीसी, और ये वॉल्यूम समर्ज्ड, ये हो गया 0.9 ग्राम पर सीसी, और ये वॉल्यूम आइस का टोटल वॉल्यूम। तो समर्ज्ड वॉल्यूम जो आ गया बताओ वो 0.9 ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो बताओ 0.9 ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी 90% आइस डूबा होगा और 10% आइस बाहर होगा, और इस कंडीशन में वो आइस बताओ नेचुरली फ्लोट कर रहा होगा। अब कह रहे हैं इफ होल आइस इज मेल्टेड, इफ होल आइस इज मेल्टेड, अगर पूरी आइस मेल्ट कर जाए, अब लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो कि ये वाटर था, ऐसे सोचिए यहां तक, ये देखो ऐसे वाटर था, ऐसे, और ये जो आइस डूबा हुआ था वो 0.9 भी था, यहां तक वाटर है ऐसे, यानी जो लिक्विड की कैविटी हुई है ये वाटर है, जो लिक्विड की कैविटी हुई है वो 0.9 टोटल वॉल्यूम आइस हुआ है। हमने क्या करा, हम ऐसे समझ लें कि हमने इस आइस के ब्लॉक को पूरा बाहर करके इससे कहा मेल्ट हो जाओ, और ये यहां से मेल्ट होकर के जो वाटर बनाएगा, हम उस वाटर को पहले यहां भरने की कोशिश करेंगे। तो हमें यह सीखना है कि V वॉल्यूम आइस का मेल्ट होकर के कितना वॉल्यूम वाटर का बनाएगा। अब यहां पे देखो संभावना क्या है, अगर वॉल्यूम आइस का V पिघल करके 0.9 वॉल्यूम वाटर बनाएगा तो ये वाटर पूरा यहां भर जाएगा, और हम कहेंगे कि बिल्कुल वाटर बचा नहीं, जितनी कैविटी थी उतना ही वाटर बना, तो लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, और ये वाटर पूरा यहां एडजस्ट हो जाएगा। राइट, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने इस आइस को बाहर निकाल के पिघलाना शुरू किया, और हमने ऐसे स्टॉपर्स लगा दिए यहां पर कि ये वाला वाटर इधर ना जा पाए, तो इतनी जगह खाली पड़ी है जो कि 0.9 V के बराबर है। तो अब हम ये पूछें आइस से कि भाई आइस आप पूरा पिघल करके कितना वॉल्यूम वाटर का बनाएंगे। अगर उस आइस ने ये कहा कि हम जो वाटर का वॉल्यूम बनाएंगे अगर वो 0.9 V के जस्ट बराबर बनाया तो वो पूरा यहां पे भर जाएगा और पूरा वाटर एडजस्ट हो जाएगा, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कहा हम 0.9 से ज्यादा बनाएंगे तो ये जो कैविटी है ये भर भी जाएगी और कुछ वाटर बच भी जाएगा, तो वाटर फिर ऊपर फैलेगा और लेवल बढ़ जाएगा। और अगर उसने कहा कि हमने वाटर 0.9 V से कुछ कम बनाया तो बताओ वो वाटर जब हम यहां भरेंगे तो ये कैविटी पूरी नहीं भर पाएगी, तो ये साइड का वाटर इसमें अंदर जाएगा और लेवल गिर जाएगा। यानी सवाल अटक रहा है, हम ये पता करें कि जो आइस का V वॉल्यूम है वो पिघल करके कितना वॉल्यूम वाटर का बनाने जा रहा है। तो बताओ भाई, मास आइस का पिघल करके मास वाटर ही तो बनाएगा, मास तो कंजर भी रहेगा, जितना आइस का मास पिघलेगा उतना ही मास वाटर का बनेगा। तो आइस का मास होगा रो आइस वॉल्यूम आइस रो वाटर वॉल्यूम वाटर। तो रो आइस है 0.9, वॉल्यूम आइस है V, और ये 1 है, और ये वॉल्यूम वाटर का जो बन के आ रहा है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर बन के आ गया 0.9 ऑफ V। बताओ आइस के पिघलने पर जो वाटर बन रहा है वो आइस के पूरे वॉल्यूम का 0.9 बन रहा है। बताओ कैविटी भी कितनी है, 0.9 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो जो वाटर बना वो पूरा यहां पे भर गया। देखिए जो वाटर बना वो एकदम सफिशिएंट बना उस कैविटी को भरने के लिए।
तो बताओ भाई, पूरी आइस पिघल करके वी वॉल्यूम आइस का पिघल करके उतना ही वाटर बना रहा है जितना वाटर के अंदर कैविटी थी, यानी 0.9 वी के बराबर। तो बताओ ये पूरा आइस पिघल के जस्ट इतना वाटर बनाएगा, तो हम कहेंगे वाटर ना ज्यादा है ना कम पड़ा। तो बताओ ये वाटर पूरा यहां सेट हो जाएगा और लेवल में बताओ कोई चेंज नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा नो चेंज इन लेवल, नो चेंज इन लेवल। यानी आइस अगर पूरी नेचुरल फ्लोटिंग कंडीशन में है और वो आइस पिघल जाती है, तो पिघलने पर जो वाटर बनता है वो एकदम उतना सफिशिएंट वाटर होता है जो लिक्विड की कैविटी क्रिएट हो रही थी अंदर 0.9 वी के बराबर, उस 0.9 वी को ही भरने लायक होता है। इसीलिए वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होता है। बोलो भाई, कोई डाउट? आप देखिएगा जरा, यानी एक बात समझ लो, जब भी, यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आइस नेचुरली फ्लोट करता है तो अपने वॉल्यूम का 90% डूब करके फ्लोट करता है, और जो पिघल के वाटर बनता है वो भी अपने वॉल्यूम का 90% ही वाटर बनाता है। तो जितना वो अंदर डूबा था उतने ही जगह में पूरा उसने वाटर बना के भर दिया, तो लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखो वो इतना डूबा था और इसी के बराबर पूरा पिघल के वाटर बनाया, तो वो वाटर पूरा यहां सेट हो गया और लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। आई थिंक क्लियर। अब देखिए जरा, अगर हम आपसे ये कहें ये ध्यान रखना, नेचुरल फ्लोटिंग का केस है। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हम आपसे ये कहें, ये मान लीजिए वाटर है और इसके अंदर ये आइस है। आपको सर अंदर आइस कैसे? हमने मान लो ऊपर से एक फोर्स लगा रखा है, इस आइस को पूरा डुबो रखा है। आइस नेचुरली नहीं डूबेगा, नेचुरली तो आइस फ्लोट करेगा और 90% डूब करके फ्लोट करेगा, 10% बाहर होगा। ये पूरा वॉल्यूम वी है आइस का। ये अभी देखो पूरा डूबा हुआ है, हम एक फोर्स लगा के डुबाए। अब अगर ये आइस मेल्ट हो जाए तो सोचना जरा अब क्या होगा। अब अगर आइस मेल्ट हो जाए तो सोचना, ये था इतना लिक्विड का कैविटी बना, कितना कैविटी बना? वी कैविटी बना। इतने में वाटर है, ठीक, इतने में वाटर है और वी वॉल्यूम की कैविटी है, लेकिन आइस बताओ पिघल करके कितना वाटर बनाएगा? 0.9। तो वो इतने में भर पाएगा। अब ये जो आइस है पूरी पिघल के इतना वाटर बना पाएगा 0.9 वी के बराबर। तो इतनी जगह अभी भी खाली पड़ गई कैविटी। अब क्या होगा? अब ये वाटर इसमें जाना शुरू कर देगा, और इसमें अगर जाना शुरू कर देगा तो ये जो लेवल है ये लेवल डिक्रीज कर जाएगा, लेवल डिक्रीज। तो एक बात अच्छे समझ लीजिए कि हम आइस को नेचुरल फ्लोटिंग कंडीशन में अगर मेल्ट कराते हैं तो लेवल में कोई फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जितना डूबता है मेल्ट होने पर उसी के बराबर वाटर भर देता है, लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम पूरा डुबो करके मेल्ट कराएं तो फिर बताओ डूबा पूरा वी है और मेल्ट होकर के वो 0.9 वी बनाएगा। तो बताओ 0.1 वी की ये जो कैविटी है ये कैविटी बच जाएगी, ये 10% वॉल्यूम की कैविटी बच जाएगी, और इस कैविटी को भरने के लिए ऊपर से वाटर नीचे आना शुरू कर देगा और ये बताओ लेवल गिर जाएगा। आई थिंक क्लियर। अब देखो भाई, अब देखते हैं जरा, हटा दें। अगला सवाल देखिएगा जरा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। मान लीजिए हम आपसे कहें क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 2 इमिसिबल लिक्विड है, ये मान लो कुछ ऐसा, ये मान लो एक आइस है। अभी हम इनकी डेंसिटी लिख रहे हैं। ये कैरोसिन ऑयल है, ये लिक्विड जो डैश डैश है ये कैरोसिन है, ये डेंसिटी कैरोसिन की। और ये जो लिक्विड है क्रॉस बना रहा हूं ये वाटर है, ये वाटर हो गया, ठीक। रो डब्ल्यू डेंसिटी आइस का 0.9 ग्राम पर सीसी, या इसे हम लोग 900 kg पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी कैरोसिन ऑयल का 0.8 ग्राम पर सीसी, इसे हम लोग 800 kg पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। और डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर सीसी, या ये 1000 kg पर मीटर क्यूब भी कहा जा सकता है। और ये आइस का कुछ पार्ट, मान लो ये V1 और ये V2, इतना वॉल्यूम कैरोसिन में, इतना वॉल्यूम वाटर में, और ये आइस ऐसे तैर रहा है। आइस जो है कैरोसिन और वाटर के मिक्सचर में डाल दिया गया है, और कह रहे हैं एक आइस का जो ब्लॉक है उसका V1 वॉल्यूम कैरोसिन में डूबा है, V2 वॉल्यूम वाटर में डूबा है। तो हमको ये V1 और V2 दोनों निकालने हैं कि वो आइस का कितना वॉल्यूम वाटर में डूबेगा, कितना वॉल्यूम कैरोसिन में डूबेगा, और ये आइस नेचुरली फ्लोट करता रहेगा। तो देखो एक इक्वेशन तो टोटल वॉल्यूम V बराबर V1 प्लस V2 होगा, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन होगा आइस का टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। दूसरी इक्वेशन, अगर ये आइस तैर रहा है तो नीचे mg, ऊपर yc, एक्सेलरेशन 0। तो दूसरी इक्वेशन हम बनाने चले, क्या लिखेंगे कि yc ने mg को बैलेंस करा। yc बताओ कैसे लिखा जाएगा, डेंसिटी कैरोसिन का डूबा कैरोसिन में इंटू जी, डेंसिटी वाटर का डूबा वाटर में इंटू जी। कैरोसिन लिक्विड की डेंसिटी वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन कैरोसिन इंटू जी, डेंसिटी वाटर वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर इंटू जी। और ये बताओ डेंसिटी आइस का टोटल वॉल्यूम आइस का इंटू जी, पूरे से जी हो रहा कैंसिल। ये देखो बेटा 0.8 V1, ये 1 V2 बराबर 0.9 V, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां लिख दो, इसके बराबर लिख दे रहा हूं, चलो 0.9 V 0.8 V1 प्लस V2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हुआ 0.1 V, ये हो गया 0.2 V। तो बताओ V बराबर, सॉरी V1, तो V1 बराबर आ गया V/2, यानी बताओ कैरोसिन में जो वॉल्यूम डूबा है वो आधा, तो जो V2 आएगा वो भी बताओ टोटल वॉल्यूम का आधा। इसका मतलब आइस अगर कैरोसिन और वाटर के मिक्सचर में डाल दिया जाए तो आइस फ्लोट करेगा, लेकिन आधा कैरोसिन में डूब करके आधा वाटर में डूब करके, 50% वो कैरोसिन में डूबेगा, 50% वो वाटर में डूबेगा। नोट करिए। तो यहां से 3 संभावना निकल के आई, पहले इतना नोट करिए फिर मैं बताता हूं। नोट करिए पहले, यहां से 3 संभावना निकल के आने। देखो एक बात नोटिस करो, यहां आइस की जो डेंसिटी है वो कैरोसिन ऑयल और वाटर की डेंसिटी का अरिथमेटिक मीन है। ये देखो 0.8 था, ये 1 था, तो 1 प्लस 0.8,
0.8 प्लस 1 1.8/2 0.9 के बराबर, तो ये रिजल्ट था। तो देखो भाई अच्छे समझ लो, हम इसको थोड़ी देर के लिए ρ1 कहते हैं। क्या कहते हैं? ρ1। यानी अगर बॉडी की डेंसिटी दोनों लिक्विड की डेंसिटी का अरिथमेटिक मीन है, तो वो दाव आधा केरोसिन में डूब रहा, आधा वाटर में डूब रहा है। इसका मतलब हम देखो यहां पर एक रिजल्ट बनाने चले, यहां से अब हम एक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, ध्यान देना। वो रिजल्ट देखो हम यहीं लिख दे रहे हैं। ये ρ1 डेंसिटी का लिक्विड, ये ρ2 और ये रो बॉडी। ठीक है, ये बताओ डूबा हुआ वॉल्यूम V1 है, इसमें डूबा हुआ वॉल्यूम V2 है। तीन केस बनते हैं अगर ऐसा हो जाए, बॉडी की डेंसिटी दोनों लिक्विड की डेंसिटी का अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हुआ कि दोनों के एकदम मिड में है। जैसे पिछले केस में बॉडी आइस थी, उसकी डेंसिटी 0.9 थी, एक लिक्विड कैरोसिन था जिसका डेंसिटी 0.8 था, एक लिक्विड वाटर था जिसका डेंसिटी 1 था। तो 0.9 वाटर से 1 से 0.1 कम है और कैरोसिन 0.8 से 1 ज्यादा है। यानी बताओ बॉडी की डेंसिटी दोनों के एकदम मिड में है, तो दोनों का अरिथमेटिक मीन है। यानी बताओ बॉडी की डेंसिटी का ρ1 लिक्विड से डिफरेंस और ρ2 लिक्विड से डिफरेंस अगर बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों में आधा आधा डूब जाएगा। तो आधा इसमें डूबेगा, आधा इसमें डूबेगा नीचे वाले में। अगर ऐसा हो जाए, बॉडी की डेंसिटी ρ1 प्लस ρ2/2 से बड़ी, तो बताओ अगर बॉडी की डेंसिटी जैसे कैरोसिन 0.8 था, वाटर 1 है, तो बताओ 0.9 से अगर ज्यादा डेंसिटी, मान लो 0.92 है, तो बताओ ये डेंसिटी वाटर के ज्यादा करीब है, कैरोसिन से दूर है। क्योंकि कैरोसिन का 0.8 है, तो 0.8 से 0.92 0.12 दूर है। और बताइए वाटर से 0.08 हमारा पास है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी की डेंसिटी अगर अरिथमेटिक मीन मिड से ज्यादा है, तो बताओ ρ1 के ज्यादा करीब कि ρ2 के करीब? तो आपका जवाब होगा ρ2 के करीब। तो बताओ ये बॉडी ρ2 में ज्यादा मिक्स करेगा, तो जो B2 वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, B1 कम होगा। तो इस बॉडी का ज्यादा पार्ट हैवी लिक्विड में डूबेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि अगर बॉडी की डेंसिटी दोनों लिक्विड की डेंसिटी के अरिथमेटिक मीन से कम है, बॉडी की डेंसिटी अगर दोनों लिक्विड के अरिथमेटिक मीन से कम है, तो बताओ भाई अगर अरिथमेटिक मीन से कम होगा, तो बताओ किसके पास होगा, ρ1 के कि ρ2 के? तो आपका जवाब होगा ρ2 के। दूर होगा, ρ1 के पास होगा, तो V1 अब वो अपना ज्यादा इसमें डुबोएगा, तो V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। यानी डूबा हुआ पार्ट पहले लाइटर लिक्विड में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की डेंसिटी मिड से कम है, यानी वो हल्के लिक्विड के करीब है। जैसे कैरोसिन की डेंसिटी 0.8 थी, वाटर की डेंसिटी 1 थी, तो मिड था 0.9। अगर बॉडी की डेंसिटी 0.85 होती, तो बताओ वो बॉडी कैरोसिन में ज्यादा मिल जाती, यानी वो अपना ज्यादा वॉल्यूम कैरोसिन में डुबोता, वाटर में कम डुबोता। नोट करिए। हो गया। अब देखिए आगे, ये एकदम क्लियर है। अब आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए। अब हम आपसे कहें ऐसे कि मान लीजिए
कोई बॉडी किसी कंटेनर में एक लिक्विड भरा गया है, उस लिक्विड में ऐसे तैर रहा है, ये डूबा हुआ पार्ट है, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ये उसका टोटल वॉल्यूम है, और यहां तक ये डूबा हुआ है। ये हमारा वो बॉडी है जिसका मास m। तो बताइए इस केस में हम लिखेंगे mg को वायंसी ने बैलेंस किया और ये एक्सेलरेशन 0। इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? वायंसी ने mg को बैलेंस किया तो वायंसी होगा डेंसिटी वाटर वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g, और ये बताओ mg के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करा, यही कंटेनर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हम ऊपर की तरफ मान रहे हैं पहले, चलो ए नॉट से एक्सेलरेट करने लगे तो हमसे कहते हैं वही बॉडी का, अब बताओ ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ये पहले से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ये टोटल वॉल्यूम है। तो बताओ डूबा हुआ पार्ट, ये बी डैश कर दिया हमने, पहले वी समर्ज था अब वी समर्ज डैश हो गया। कह रहे हैं बताओ अब समर्ज्ड पार्ट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो बहुत सारे लोग गलत आंसर देते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे ही ऊपर जाएगा स्यूडो नीचे लगेगा। स्यूडो कब लगता है? अगर हम प्रॉब्लम यहां से करते, चलो भाई यहां से कर लो, तो बताओ ये तुमको यहां से देखने पर ऊपर जाता दिखाई देगा कि तैरता दिखाई देगा? आप कहेंगे तैरता हुआ। अगर ग्राउंड से करते तो ये कहां जाता दिखता? ऊपर। तो आप प्रॉब्लम कहां से करना चाहते हैं, अर्थ से कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में? तो लोग कह रहे हैं कंटेनर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहां पर जो जी इफेक्टिव होगा, क्या बताओ वो जी प्लस ए नॉट होगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर बात करें, ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, और कंटेनर बताओ बेटा खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम प्रॉब्लम करेंगे तो देखो नीचे mg, नीचे ही स्यूडो, ये स्यूडो, ऊपर लग रहा होगा वायंसी एफ डैश, और ये बताओ रिलेटिव में कंटेनर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में करते तो क्या फर्क होता? तो ये स्यूडो ना होता, mg होता, ये वायंसी होता, और ऊपर की तरफ ए नॉट होता, तो फिर इक्वेशन लिखते एफ बी माइनस एम जी बराबर एम ए। लेकिन अगर कंटेनर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से देखने पर ये हमको ऊपर जाता नहीं दिखाई देगा, ये हमें तैरता हुआ नजर आएगा। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्वेशन होगा एफ बी डैश ने एम जी प्लस एम ए नॉट को बैलेंस कर लिया। एफ बी डैश देखो क्या होगा, डेंसिटी लिक्विड की वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी इफेक्टिव, और ये हो गया m इंटू जी प्लस ए नॉट। याद करो वायंसी में मैंने कहा था पिछली क्लास में, वायंसी में जी इफेक्टिव लिखा जाता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो डेंसिटी वाटर वॉल्यूम सबमर्ज्ड डैश, और जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस ए नॉट बराबर m जी प्लस ए नॉट। तो जी प्लस ए नॉट कट गया, तो यहां से देखो डेंसिटी वाटर वॉल्यूम सबमर्ज्ड डैश बराबर m के आ रहा है। यहां देखो जरा, ये g कट रहा था तो डेंसिटी वाटर वॉल्यूम सबमर्ज्ड बराबर m के था। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये m और ये m अलग अलग है कि सेम है? सेम। तो इक्वेशन 1 में रो w और वॉल्यूम सबमर्ज्ड बराबर, वहां रो w वॉल्यूम सबमर्ज्ड डैश बराबर रो w कटा, तो बताओ नया वॉल्यूम सबमर्ज्ड डैश बराबर पुराना वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर को हम ऊपर एक्सेलरेट करें नीचे एक्सेलरेट करें, सबमर्ज्ड पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पहले डूबा था एक्सेलरेट करने के पहले, तो एक्सेलरेट करने के बाद भी ये उतना ही डूबने जा रहा है। यहां लोगों को गलतफहमी रहती है, बताओ हम इस कंटेनर को नीचे एक्सेलरेट कर दें तब भी सबमर्ज्ड पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ध्यान रखना वायंसी में हमेशा जी इफेक्टिव आता है, जी इफेक्टिव।
मैंने बताया था पिछली क्लास में कि वाइंसी कभी भी लिखेंगे तो डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी इफेक्टिव। तो बताओ यहां पर ऑब्जेक्टिव में वो हमसे ग्राफ पूछ लेते हैं ऐसे। यहां पर देख रहे हैं सबमर्ज्ड पार्ट, इधर दिखा दे रहे हैं एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे। तो बताओ ये एक्सेलरेशन हम बढ़ाते चले जाएं, सबमर्ज्ड पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ये पार्ट बदलने वाला नहीं है। आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते जाइए, एक्सेलरेशन बढ़ाते जाइए, बताओ जो डूबा हुआ वॉल्यूम होगा बताओ वो घटेगा बढ़ेगा कि वही रहेगा? तो आपका जवाब होगा सर वही रहेगा। आई थिंक क्लियर। नोट करो बच्चों। अगला सवाल, हटा दें बेटा। अब देखिए, सवाल लिखें, ए सॉलिड बॉल of density half that of water, a solid ball of density half that of water fall freely under gravity from a height of 20 meter and then enter into water। इसमें पहला पार्ट लिखें, up to what depth will the ball go? up to what depth will the ball go? कह रहा कितना नीचे तक वो बॉडी जाएगी। सेकेंड पार्ट, how much time will it take to come again to the water surface? How much time will it take to come again to the water surface? Right? कह रहे हैं बताओ इसे वाटर सरफेस तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा। सवाल समझो पहले क्या है। ये मान लो ऐसा है, ये मान लो कोई रिवर है या कोई कंटेनर है, यहां से कोई एक बॉडी स्फेरिकल बॉल जिसका डेंसिटी हाफ ऑफ वाटर है, इस बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का आधा है। तो बॉडी की डेंसिटी बेटा कम है, ध्यान रखना। ये यहां से 20 मीटर हाइट से छोड़ा गया है, 20 मीटर हाइट छोड़ा गया है, यहां वाटर है। कह रहे हैं रिवर में कितना नीचे तक जाएगा, पहले तो ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समझो कि पहले हम ये पता करें कि ये जब यहां पहुंचा तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचा। तो यहां से यहां तक का मोशन इसका अंडर ग्रेविटी है। तो पहले अब ये वेलोसिटी निकालेंगे, इसको नाम देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं बी पॉइंट। तो अगर हम पहले ए से बी तक के लिए बात करें और इक्वेशन लगा दें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 0 2gh, तो वी स्क्वायर बराबर 2 g 10 है और h है 20।
तो v बताओ बेटा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहां पे इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना। अब ये जैसे ही इसमें जाएगा तो कह रहे हैं कितना अंदर जाएगा। तो मान लो यहां कहीं पहुंच के इसने अपनी स्पीड 0 करी, तो यहां से यहां तक मान लो ये h, यहां से यहां तक ये रिटार्ड करने वाला है, रिटार्डेशन महसूस करेगा तभी स्पीड घटेगी। अब रिटार्डेशन कैसे महसूस करेगा, तो अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो नीचे mg, ऊपर वाइनसी। अच्छा, वेलोसिटी नीचे है तो रिटार्डेशन किसे कहेंगे, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा। जैसे ही इसमें डूबेगा तो एक्सेलरेशन ऊपर आने लगेगा। अब कितना एक्सेलरेशन होगा, तो बायंसी है ज्यादा, mg है कम, बराबर ma। तो बायंसी डेंसिटी वाटर का, वॉल्यूम डूबा हुआ, पूरे डूब गया, ये पूरे डूब गया। जब ये वाटर में डूब जाएगा तब की बात हो रही है। माइनस मास बॉडी का, तो डेंसिटी बॉडी का वॉल्यूम बॉडी का इंटू जी, डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम बॉडी मास हो गया इंटू ए। तो ध्यान से देखो, v तो पूरे से कट गया, ये डेंसिटी वाटर जी, ये डेंसिटी वाटर बाई 2, बॉडी की डेंसिटी आधा है, और डेंसिटी वाटर बाई 2 इंटू ए। देख लो बेटे, यहां से g माइनस जी बाई 2, तो a बराबर g आ गया बेटा, a बराबर g। इसका मतलब जैसे ही इधर जाएगा तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन g के बराबर। तो बताओ ये 20 की स्पीड कितनी हाइट में 0 होगी, तो इस पॉइंट को b बोला है तो इसको c बोल दे रहे हैं। तो देखो भाई, b से c तक के लिए इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो ये देखो 0 हुआ, ये 20 आ चुका था पहले से, माइनस 2 रिटार्डेशन g का आ रहा है, और ये h। तो h बताओ 20 मीटर। तो ये बताओ 20 मीटर अंदर जाकर के यहां पहुंच करके अपनी स्पीड क्या करेगा, 0। अब सोचो, यहां ये परमानेंट नहीं रुका, अब ये यहां देखो 0 वेलोसिटी से शुरुआत करेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से, g से। देखो a बराबर g आया है। तो इसको बताओ वापस यहां तक जाने में, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दूरी बेटा 20 मीटर ही तो है, तो पता कर लो 20 मीटर ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। तो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B था, तो B कह दो। तो C से B तक के लिए अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगा दो, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है, ये 20 है, हाफ a हमारा g है, और t स्क्वायर। देखो बेटा, इसे काटो 5 4, तो t स्क्वायर बराबर 4, t बराबर आंसर है 2 सेकेंड। आंसर, ये आंसर होगा 2 सेकेंड, नोट करिए। तो इसे वापस आने में 2 सेकेंड का समय लगेगा, नोट कर लीजिए। आज मैं यहीं रोक रहा हूं, अगली क्लास में हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। इतना पार्ट हाइड्रोस्टैटिक्स का था, अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बात और, आपकी क्लास चलती रहेगी 2022 के लिए। 11th में कोई भी स्टूडेंट हो या 12th में हो या 12th पास भी हो, मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जो ऑनलाइन साल भर चलेगा, और कोई अगर ऑफलाइन में कन्वर्ट होना चाहे तो वो आगे ऑफलाइन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन एक बैच हमेशा चलता रहेगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर लें, नया बैच में स्टार्ट कर रहा हूं कल से, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपके कांटेक्ट में हो, आप उन्हें बता सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैठना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना। याद करिए, पिछली बार भी हम लोगों ने अक्टूबर में क्लास स्टार्ट करी थी, लेकिन
हम लोग सुबह शाम लगातार पढ़ते रहे और 90% सिलेबस हम लोगों ने ऑफलाइन में खत्म कर लिया था। 2 चैप्टर बचे हैं, फ्लूइड भी आधा हो चुका है, इसके बाद सेमीकंडक्टर रिवीजन भी आधा हो चुका है, तो हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपके कांटेक्ट में जूनियर्स, आपके छोटे भाई कोई भी है, आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेरा नंबर भी दे सकते हैं। ओके बेटा, बाय।